हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ बेस्ड ऑन द एस्टेट पीजीटी बिहार। इसमें क्या है, जो आपके सिलेबस में एक पोएम है जिसका नाम है ब्रेक 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 एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। तो आज जो है हम ब्रेक 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 जो पोएम है इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और साथ में जो है ये जो पोएम है वो हमारे एलटी ग्रेड के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो एलटी ग्रेड यूपी एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें भी इस पोएम को जो है इंक्लूड किया गया है। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम एस्टेट बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, और जो लोग हमारे एलटी ग्रेड के एस्पिरेंट्स हैं वो भी जो है देख सकते हैं इस पोएम को। तो ये देखिए, जो है आपकी तस्वीर है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनकी लाइफ समरी के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था और कब इनकी डेथ हुई थी। तो अगर आप देखें तो बर्थ जो है इनकी हुई थी 6 अगस्त 1809 में, एंड ही वॉज द फोर्थ चाइल्ड इन द फैमिली ऑफ 12। मतलब जो है जो 12 बच्चे थे उसमें से जो है चौथे नंबर के जो है ये बच्चे थे। और इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, समर्स बाई लिंकनशायर यूके। डेथ जो है इनकी होती है वो अक्टूबर 6 1892 में होती है एट ऑल्डवर्थ। बिसाइड हिम ए वॉल्यूम ऑफ शेक्सपियर ओपन एट ए डर्ज इन सिम्बलिन। थोड़ा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ही बिलोंग्स टू द विक्टोरियन एज। ये किस एज को बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन एज को बिलोंग करते हैं। आपको मालूम है जो विक्टोरियन एज है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1837 से जो है 1901 तक माना जाता है। तो अगर आप देखिए इनका जन्म जो है 1809 में हुआ, उस तो इन्होंने जो अपना जो है राइटिंग्स की होंगी वो ज़्यादातर जो है वो किस एज में हुई हैं, विक्टोरियन एज में हुई हैं। ठीक है, तो टेनिसन के लिए ये पॉइंट भी याद रखना है कि दैट ही बिलोंग्स टू द विक्टोरियन एज एंड ही वाज बोर्न इन 1809 एंड डाइड इन 1892। अगर हम इनके फादर का नाम देखें तो फादर का नाम है जॉर्ज क्लेटन टेनिसन। ठीक है ना। और हु हैड स्किल इन म्यूजिक पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर। मतलब जो इनके पिताजी भी थे वो उन्हें भी जो है म्यूजिक का, पेंटिंग का और आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा शौक था। अब अगर हम इनकी माता जी के बारे में देखें, मदर, तो इनकी मदर का नाम है एलिजाबेथ फिट्ची टेनिसन। इंटेलिजेंट, पायस एंड ए ड्यूटीफुल लेडी। मतलब वो जो है बहुत ही बुद्धिमान, पवित्र और एक जो है कर्तव्यनिष्ठ महिला थी। वाइफ की अगर हम बात करें तो एमिली सारा टेनिसन जो है सेलवुड। ठीक है ना, बिलवेड रोजा बैरिंग है और पोएट लॉरियटशिप इनको दी गई 1850 में। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स और आपको बताना चाहूँगा। देखिए जो है जो 1850 में एक्चुअली में क्या होता है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जो वर्ड्सवर्थ हैं उनकी डेथ हो जाती है। उससे पहले जो है जो पोएट लॉरियट थे वो कौन थे, वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद में जो है पोएट लॉरियटशिप वाज गिवन टू टेनिसन। यानी ध्यान रखिए जो है यहाँ पर 1843 में जो है पोएट लॉरियटशिप वो विलियम वर्ड्सवर्थ को दी जाती है, लेकिन जब 1850 में जो है वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है टेनिसन को जो है वो इंग्लैंड का पोएट लॉरियट बनाया जाता है। तो ये जो है पॉइंट्स हैं कुछ। अगर हम इनके मेजर वर्क्स के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है मेजर वर्क्स, एक तो है द प्रिंसेस, ये आपका 1847 में पब्लिश हुआ। इन मेमोरियम 1850, इनका जो है बहुत सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट वर्क की मैं बात करूं तो ये जो है इनका इन मेमोरियम ही आता है। इन मेमोरियम जो है ये जो है ऑन आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पर जो है लिखा गया था। फिर उसके बाद अदर अगर हम इम्पॉर्टेंट वर्क्स की बात देखें तो मॉड एंड अदर पोएम्स, इनॉक गार्डन, टायरेसियस एंड अदर पोएम्स, द आइडल्स ऑफ द किंग, यूलिसिस। हाँ, यूलिसिस भी इनकी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोएम है। एक्चुअली में जो है इसको लिखा तो 1833 में गया था, बट ये जो है पब्लिश हुई थी 1842 में। यानी आप यूलिसिस का पब्लिकेशन डेट याद रखिए कि कब है यूलिसिस। यूलिसिस का पब्लिकेशन हुआ है 1842 में एंड इट दिस पोएम वाज रिटन इन 1833। इसमें क्या है कि एक जो है
आपको जो है एक स्टोरी जो है दिखाई गई है, जो एक किंग ऑफ इथाका, इथाका का जो राजा होता है उसी के बारे में जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है यूलिसिस भी इनकी। फिर उसके बाद जो है द लोटस ईटर्स, ये भी इनकी एक बहुत अच्छी पोएम है। अकबर्स ड्रीम, हायर पैंथरिज्म, द लेडी ऑफ सेलॉट, द फल्कन, द कप, क्वीन मैरी एंड हेरोल्ड, ये जो है इनके वर्क्स हैं। बेकेट। अब उसके बाद अगर हम देखें इनके ऊपर कुछ बुक्स भी लिखी गई, उसमें जो है लॉरेंस डब्ल्यू मैकेंजो ने जो है इन्होंने लिखा था अल्फ्रेड टेनिसन द क्रिटिकल लिगेसी। ध्यान से देख लीजिए बुक का नाम क्या है, अल्फ्रेड टेनिसन द क्रिटिकल लिगेसी। इट हैज़ बीन रिटन बाय लॉरेंस डब्ल्यू मैजेनोन। और जॉन डी जंप ने जो है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन द क्रिटिकल हेरिटेज, ये जो है 2 बुक्स लिखी। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपनी पोएम के बारे में, जिसके बारे में आज हमें डिस्कशन करना है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो देखिए जो है ब्रेक 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 इज टेनिसन्स लिरिक विच इज अकेजन्ड बाय द डेथ ऑफ आर्थर हेलम इन 1833। ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि जो ब्रेक 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 ये एक लिरिकल पोएम है, ये टेनिसन ने लिखी है। बट ये किस लिए लिखी, एक्चुअली में जो है इनके एक फ्रेंड होते हैं जिनका नाम था आर्थर हेनरी हेलम। ये जो है इनकी डेथ हो जाती है समुद्र में डूबने से, तो उसी पर जो है इसी ओकेज़न को जो है एक तरह से जो है मॉर्न करने के लिए इन्होंने जो है ये पोएम लिखी है। इट इज़ कंपोज्ड प्रोबेबली इन 1834। देखिए यहाँ पर क्या क्या बताया जा रहा है कि ऐसा माना जाता है कि ये पोएम जो है कंपोज की गई आपका 1834 में। कई सारे ऐसे सोर्स हैं जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये पोएम 1835 में जो है कंपोज की गई। तो आप जो है यहाँ पर वैसे तो 1834 ही मानिए, बिकॉज ज़्यादातर जो स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि ये पोएम जो है 1834 में कंपोज हुई एंड पब्लिश्ड इन 1842। और ये पब्लिश कब हुई, 1842 में। फिर क्या है, इट एक्सप्रेसेस द पोएट्स ग्रीफ, मतलब जो है ये पोएट के ग्रीफ, दुख को जो है दिखाती है, क्योंकि उसके फ्रेंड की डेथ हो गई है। तो पोएट जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी है, वो निराश है, और इसी को जो है ये इस पोएम में जो है दिखाया गया है। द पोएट यूजेस सिंबल्स टू कन्वे हिज सेंस ऑफ ग्रीफ, मतलब इस पोएम में क्या होता है, पोएट जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिंबल्स को यूज़ करता है टू कन्वे हिज सेंस ऑफ ग्रीफ, अपने दुख को प्रकट करने के लिए। द ब्रेकिंग ऑफ द वेव्स ऑफ द सी अगेंस्ट द स्टोन्स इज द ब्रेकिंग ऑफ द पोएट्स हार्ट, मतलब यहाँ पर क्या है, जो द ब्रेकिंग ऑफ द वेव्स ऑफ सी अगेंस्ट द स्टोन्स, मतलब जो समुद्र की लहरें हैं वो स्टोन्स पे आ करके जो है बार बार टकरा रही हैं और वो स्टोन्स को तोड़ रही हैं। तो एक्चुअली में ये स्टोन्स को ना तोड़ करके किसको तोड़ रही हैं, पोएट्स हार्ट, मतलब जो हमारा कवि है उसके हृदय को जो है वो तोड़ रही हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके टेक्स्ट को भी हम लोग रीड कर लेते हैं, क्या लिखा है। एक्चुअली में यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैं बताना चाहूँगा कि पोएट जो है वो समुद्र के किनारे मान लीजिए कि बैठा हुआ है, और वो जो है क्या कह रहा है, ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, मतलब अब वो क्या कह रहा है, जो समुद्र की लहरें हैं वो जो है उठ रही हैं और आ करके किनारे पर जो है जो स्टोन्स हैं उन पर टकरा रही हैं। तो जो हमारा पोएट है वो ये कह रहा है, ओ सी, अरे समुद्र, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मतलब जो है तोड़ दो, ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स, मतलब जो ये बिखरे हुए पत्थर पड़े हुए हैं इनको जो है आप तोड़ दो। एंड आई वुड दैट my tongue could utter the thoughts that arise in me। I would, यहाँ पर would से मतलब जो है I wish से है, कि मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि that my tongue, कि मेरी जो ज़ुबान है, could utter the thoughts, वो उन विचारों को जो है व्यक्त कर पाए, that arise in me, जो मेरे हृदय में जो है उठते हैं। मतलब पोएट ये कह रहा है कि मैं जो है अपने मेरे अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसको कहने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, वो वहीं पर देखता है कि ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही साउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले, मतलब वहीं पर जो है पोएट क्या देखता है, एक जो है मछुआरे का बेटा है वो जो है खेल रहा है विद हिज सिस्टर्स, वो सिस्टर के साथ, अपनी बहन के साथ। तो जो ये लहरें आ रही हैं वो उसके लिए तो एक जॉय का कारण है, मतलब उसे, उस बच्चे को जो है, उस फिशरमैन के बच्चे को जो है खुशी दे रही हैं, और वो जो है ही साउट्स, वो चिल्ला रहा है विद हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर के साथ। ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड, और ये जो
लहरें हैं वो उस सेलर के लिए भी जो है अच्छी हैं, दैट ही सिंग्स इन हिज बोट, जो अपने जो है बोट पर बैठ करके गा रहा है, क्योंकि उन्हीं लहरों के सहारे जो है उसकी जो है नौइया पार हो जाएगी। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू दियर हेवन अंडर द हिल्स। स्टेटली का मतलब यहाँ पर है हैवी से, और हेवन का मतलब होता है जो पोर्ट होता है वहाँ पे। जो बड़े बड़े शिप्स हैं, गो ऑन वो जाएंगे, टू दियर हेवन अंडर द हिल, अपने पोर्ट पे जो है वो बंदरगाह पर पहुंच जाएंगे, जो कि कहाँ है, अंडर द हिल, हिल के नीचे है। बट ओ फॉर द टच ऑफ वैनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टिल। अब ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वैनिस्ड हैंड। वैनिस्ड हैंड का मतलब वो जो हाथ जो छूट गया है, मतलब यहाँ पर इस लाइन में पोएट ये बता रहा है कि जो उसका फ्रेंड है, जो आर्थर हेलम है, जिसकी डेथ हो गई है, मतलब उसका हाथ एक तरह से उससे छूट गया है, बट द साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टिल, लेकिन जो उसकी आवाज़ है वो अभी भी जो है उसके कानों में गूंज रही है। अब यहाँ पर आगे क्या कहा जा रहा है पोएट्स के द्वारा, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। दोबारा से अब क्या होता है, फिर से जो है समुद्र की लहरें जो है वहाँ पर आ रही हैं, तो वो फिर से कहता है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मतलब जो है तोड़ दो, जो है एट द फुट ऑफ दाई क्रैक्स। जो क्रैक्स वर्ड है वो स्टोन्स के लिए यूज़ हुआ है, और फुट जो है उसके जो स्टोन है, जो पत्थर हैं बड़े बड़े, उनके जो है निचले हिस्से के लिए यूज़ किया गया है। मतलब अरे जो है जो समुद्र की लहरों से वो कह रहा है कि इन जो है पत्थरों को तोड़ दो। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डे विल नेवर कम बैक टू मी। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे, लेकिन वो खुशियों के दिन जो है दैट इज डेड, जो चले गए हैं, मतलब वो अपने बीते हुए। अब यहाँ पर देखिए पोएट जो है नॉस्टोलॉजिक हो रहा है, वो अपने पास्ट को याद कर रहा है कि मतलब जो है वो कितना अच्छा था जब वो अपने फ्रेंड के साथ घूमता था, हंसता था, खेलता था। तो बट द टेंडर ग्रेस, लेकिन जो उसका जो है ग्रेस है दैट इज डेड, जो मर चुका है, विल नेवर कम बैक टू मी, वो कभी भी जो है वापस उसके पास नहीं आएगा। तो ये जो है चार टोटल जो है 16 लाइंस की अगर आप देखें, एक बहुत छोटी सी पोएम है, बहुत प्यारी पोएम है, रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। थोड़ा सा और हम इस पोएम के बारे में जान लेते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है कि द सी ब्रेकिंग ऑफ कोल्ड ग्रे स्टोन बिफोर द स्पीकर, मतलब जो सी है वो क्या कर रहा है, कोल्ड ग्रे स्टोन्स, जो किनारे पड़े पत्थर हैं जो ठंडे हैं, वो क्या कर रहा है, तोड़ रहे हैं। ही लैमेंट्स दैट ही कैन नॉट गिव टू वॉइस हिज थॉट्स। ही लैमेंट्स मतलब वो दुख मनाता है कि वो जो है अपने जो उसके अंदर इनर थॉट्स हैं उनको वो जो है आवाज़ नहीं दे पा रहा है, उसके पास शब्द नहीं है कि वो इस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करे। यस द फिशरमैन बॉय साउट्स विद हिज सिस्टर वाइल दे प्ले, लेकिन वहाँ पर क्या है, जो फिशरमैन है, फिशरमैन का जो लड़का है, वो साउट्स वो चिल्लाता है, विद हिज सिस्टर वाइल दे प्ले, जब वो खेल रहे हैं। एंड यंग सेलर सिंग्स इन हिज बोट, और जो यंग सेलर है वो अपनी बोट में गाता है। बट द स्पीकर, स्पीकर का मतलब यहाँ पर पोएट से है, कैन नॉट एक्सप्रेस सच जॉयज, मतलब वो जो है वो इस प्यार को, इस जो ये सिचुएशन है उसको जो है हैप्पीनेस को वो महसूस नहीं कर पाता है। अदर शिप्स ट्रेवल साइलेंटली इनटू पोर्ट्स, जो दूसरे शिप्स हैं वो आराम से जो है चुपचाप जो है अपने पोर्ट की तरफ जा रहे हैं, दियर हेवन अंडर द हिल। एंड दिस ऑब्जर्वेशन सीम्स टू रिमाइंड्स हिम द डिसअपीयरेंस ऑफ समवन ही केयर्ड फॉर, मतलब देखिए दूर से जो है वो बैठा हुआ शिप्स को जाते हुए देख रहा है, और वो ये पाता है कि जैसे कि उसके सामने से जो है कोई चीज़ जो है जो उसके साथ थी वो जो है ओझल होती जा रही है। नो लॉन्गर कैन ही फील पर्सनस टच, और अब वो जो है वो उस पर्सन के फील को भी, टच के फील को महसूस नहीं कर पा रहा है। और हियर्स द पर्सनस वॉइस अनलाइक द वेव्स विच नॉइजली ब्रेक 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 ऑन द रॉक्स एज दे रिपीटेडली कम इन, द टेंडर्स ग्रेस ऑफ बाईगॉन डेज विल नेवर रिटर्न टू हिम, मतलब जो बीते हुए कल हैं वो अब लौट करके वापस नहीं आने वाले हैं, मतलब जो उसका फ्रेंड जिसकी डेथ हो गई है वो अब कभी भी वापस आने वाला नहीं है।
अब यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं क्या है। देखिए क्या है, दिस शॉर्ट पोएम कैरीज ऑफ इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्टिंग ऑन द लॉस ऑफ समवन सी केयर्ड फॉर, मतलब जो है ही केयर्ड फॉर, मतलब इसमें क्या है जो बहुत ही इमोशनल इम्पैक्ट है, पर्सनल रिफ्लेक्टिंग दिखाई गई है और जो है जो पोएट है उसने किसी को खो दिया है उसी के बारे में ये पोएम है। रिटन इन 1834 राइट आफ्टर द सडन डेथ ऑफ टेनिशंस फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। देख लीजिए यहाँ पर इनके फ्रेंड जो है आर्थर हेनरी हेलम की डेथ के तुरंत बाद जो है लिखी गई थी। एक्चुअली में आर्थर हेनरी हेलम की डेथ हुई थी 1833 में और 34 में ये पोएम लिखी, बट जो है ये पब्लिश हुई थी पोएम 1842 में। Although someone have interpreted the speaker's grief as sadness over a lost lover, it probably, मतलब ऐसा भी माना जाता है कि हो सकता है कि ये पोएम जो है वो कोई जो पोएट हैं अल्फ्रेड टेनिसन है उनकी कोई बिलवेड रही हो, वो छोड़ के चली गई हो, तब जो है लिखी गई हो। बट इसमें ये तो एकदम श्योर है कि ये जो है किसी न किसी की डेथ पर लिखी गई है, क्योंकि जो है और मोर प्रोबेबली कि ये जो है डिजेक्शन ओवर लूजिंग द हेलम। तो ये आपकी जो है ब्रेक पोएम है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आर्थर हेनरी हेलम के बारे में जो है इन्होंने जो है एक और पोएम लिखी थी जिसका नाम है इन मेमोरियम, ठीक है ना। आर्थर हेनरी हेलम, इनकी जो बर्थ है वो 1811 में हुई एंड ही डाइड इन 1833 इन अ शिपरैक। तो ये क्या थे, ये इंग्लिश एसेइस्ट थे एंड पोएट हु डाइड बिफोर हिज कंसिडरेबल टैलेंट डेवलप्ड, मतलब ये जो है अपना जो इनका टैलेंट है वो पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हो पाया और इनकी जो है अचानक मौत हो जाती है। इज रिमेंबर्ड प्रिंसिपली एज ए डियर फ्रेंड ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन, कमेमोरेटेड इन हिज फाइन एलिजी इन मेमोरियम। हेलम मेट द टेनिसन इन ट्रिनिटी कॉलेज, मतलब जो हेलम है वो टेनिसन को कहाँ मिला था, वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में 1828 में मिला। वेयर दे ज्वाइंड अदर आर्टिस्टिकली एंड पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव स्टूडेंट इन द क्लब कॉल्ड द एपिस्टल्स। जो एपिस्टल्स नाम का क्लब है ये इन दोनों ने मिलकर के वहाँ पे ज्वाइन कर दिया था। उसके बाद होता क्या है, द सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ हेलम वॉज ए ब्रूटल शॉक टू टेनिसन, मतलब आप सोच लीजिए ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे जो है, और अचानक से जो है जो हेनरी हेलम है उसकी डेथ जो है वो एक बहुत ही ब्रूटल शॉक थी फॉर द टेनिसन, और इससे उबरने के लिए ही टुक too many years to recover from it. In Memoriam remains a testament of years of struggle to come to terms with his personal grief and the Victorian search for faith in the midst of skepticism unleashed by the theories of evolution to ultimately find encourage in the renewed hope of union with his फ्रेंड। मतलब जो है यहाँ पर ये मान लीजिए कि जो आर्थर हेनरी हेलम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड थे अल्फ्रेड टेनिसन के, और इनकी वजह से जो है उनको वापस रिकवर होने में बहुत ज़्यादा समय लगा। कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं जो है कि जो आर्थर हेनरी हेलम हैं, जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं, इनको जो है ऐसा माना जाता है कि टेनिसन सॉ नेचर विद आई ऑफ अ पोएट एज वेल एज द आइज ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है ना। मतलब इनको ये माना जाता है कि इनके अंदर इनकी जो नज़र थी वो एक पोएट की तो थी ही थी, साथ साथ में जो है उसमें एक साइंटिस्ट के रूप में भी बारीकियां थी, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो टेनिसन है वो किस एज को बिलोंग करते हैं, तो टेनिसन बिलोंग टू द विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज को बिलोंग करते हैं। तो आपको जो है अभी जो भी हमारे एस्टेट के एस्पिरेंट्स हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि दैट वो हमारे चैनल के साथ जुड़े एंड ही विल गेट मोर कंटेंट लाइक दिस। बहुत ही कम समय में जो है आपको ब्रेक और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो इस वीडियो में हो गए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल।